Hello everyone, welcome to JEE पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सब कुल बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। हाँ तो स्टूडेंट, शुरू हो गया है जेई पे जीत सीरीज और पहला चैप्टर ऑफ फिजिक्स मैं लेके आ गया हूं, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं जेई के फिजिक्स के पहले चैप्टर को, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो देखो, जेई के लिए हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर्स को यहां पे पढ़ने वाले हैं, मतलब हम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोर्ड्स को ध्यान में नहीं रखेंगे या फिर 11th को ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है। सारे कुछ आपको मिलेगा इस एक वीडियो में ही, एक वीडियो नहीं, इस पूरे सीरीज में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है ना, वो इस चैप्टर को वो शुरू होता है मेजरमेंट से। तो पहले मेजरमेंट तो हमें पता है, मेजरमेंट मतलब क्या है, किसी अननोन चीज को किसी नोन चीज से कंपेयर करना ही मेजरमेंट है ना। यही तो मेजरमेंट होती है, राइट। बट ये मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस मेजरमेंट। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में पहले के दिनों में जब ये मेजरमेंट आई थी कि कितनी आपकी हाइट है, कितनी ये एरिया है, जमीन कितनी है, ये सब मेजरमेंट करना जरूरी क्यों पड़ा। देखो, तो पहला ये है कि क्वांटिफिकेशन एंड कंपैरिजन, राइट। कंपेयर करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को, कि एक बॉटल में अगर पानी भरे हो तो कितना पानी है उसमें, तो आप बोलोगे कि एक बॉटल पानी है, ये तो कोई मेजरमेंट नहीं हुआ। क्या बोल सकते हो कि इसमें 1 लीटर पानी है, मतलब हमने क्वांटिफाई किया है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड, ऑब्वियसली फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए मेजरमेंट की जरूरी है कि यहां से अर्थ से लेके, अगर सपोज हम करते कि आपके घर से लेके आपके स्कूल तक की दूरी कितनी है, तो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी जनरल चीजें, आपके साइकिल में कितनी हवा भरी हुई है, कितनी प्रेशर है उसमें, तो ये सब को जानने के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। कितना वर्ड जब भी आता है ना, कितना, तभी हो जाता है क्या, मेजरमेंट, ठीक है। तो अब दूसरा देखो, क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी, ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए चाहिए होती है ना, क्वालिटी कंट्रोल के लिए चाहिए होती है, सेफ्टी के लिए इन द सेंस, मतलब कि सपोज जैसे मैं बाइसाइकिल या फिर मोटरसाइकिल की एग्जांपल ले लेता हूँ, बाइक चला रहे हो, उसमें एक क्वांटिटी है कि इतना पेट्रोल या फिर इतनी आपके टायर में हवा होनी चाहिए, उससे ज्यादा आप रखोगे तो वो टायर बर्स्ट हो सकती है ना, तो एक सेफ्टी फैक्टर आ गया। स्टैंडर्डाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, यस ऑब्वियसली कम्युनिकेट करने के लिए, किसी को बताने के लिए, सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब किसी को बताना नहीं होता है, मतलब उसको एक जनरली पब्लिश करने के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए होती है। प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरीज, ऑब्वियसली तो इन सब चीजों के लिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी का, तो इसलिए नीड फॉर मेजरमेंट्स, राइट। सो ये हमने समझा, बहुत ही बेसिक चीज है ना। बट शुरुआत करने के लिए पहला स्टेप तो यहीं से लेना पड़ेगा, है ना, एक एक करके हम सीढ़ी बढ़ते जाएंगे। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये जो मेजरमेंट करते हैं ना हम, पहले तो हमने समझा कि मेजरमेंट करना जरूरी क्यों है। अब हम समझते हैं ना कि ये मेजरमेंट एक्चुअली हम किस चीजों का करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट हम जो करते हैं ना, वो फिजिकल क्वांटिटीज का करते हैं। किसका करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का। क्या, अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी एक मैटर की या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच कैन बी मेजर्ड। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, राइट। सपोज करते हैं कि आपके पास ये एक पेन है, जैसे कि मेरे पास ये एक पेन है, आपके पास भी होगा आई एम श्योर। तो देखो, तो इस पेन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्या हो सकती, कि इसकी लेंथ कितनी है, ओके, ठीक है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। इसकी मास कितनी है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ये इन सब चीजों को अगर हम मेजर करें तो उसे ही हम कहते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, राइट। टाइम को मेजर करने के लिए हम घड़ी पहनते हैं, है ना, तो टाइम इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है।
मास, ठीक है, मास फिजिकल क्वांटिटी हो गई। टेम्परेचर, यस टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितनी है। लेंथ, जैसे कि यहां पे हम कहते हैं कि सपोज दिस बॉय बी इज स्मॉलर देन दिस बॉय ए, ठीक है, स्मॉलर देन दिस बॉय ए। तो अभी देखो मेजरमेंट के लिए हमेशा हमें कंपेयर करना जरूरी है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसकी हाइट कितनी है, देन वी हैव टू टेक अ मीटर टेप एंड हम इसकी हाइट फिर निकाल सकते हैं कि इसकी हाइट चलो 5 फीट है, ठीक है, हाइट 5 फीट है, ठीक है। अब ये जो 5 फीट मैं लिख रहा हूं ना, इसकी भी एक क्वालिटी, इसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसे मेजर किया जा सकता है, उसे हम कहेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे ही हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, ठीक है, मेजर किया मतलब उसकी हाइट, जैसे पिछले वाले स्लाइड में मैं बताया ना कि एक बॉय उसकी हाइट है 5 फीट, ठीक है। तो मेजरमेंट का क्या रूल है कि जब भी आप मेजर करो तो उसमें क्या आएगा कि एक n आएगा और एक u आएगा। अब ये n और u क्या है भैया, देखो ये n हो गया नंबर कि कितना, एंड u हो गया क्या, यूनिट। तो जब भी आप किसी चीज को मेजर करते हो आप एक मैग्नीट्यूड लिखते हो, दैट इज द नंबर, और उसकी यूनिट लिखते हो, ठीक है। क्या लिखते हो, यूनिट लिखते हैं। अब ये यूनिट क्या होती है, यूनिट प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज वे टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट, ठीक है। अगर मैं बोलता कि सपोज ये बॉय है, इसकी हाइट है 5, तो आप कंफ्यूज होते कि 5 क्या है, 5 फीट है, 5 केजी है। तो इसलिए एक स्टैंडर्डाइज चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज कोई सा भी एक यूनिट चाहिए, है ना, जिससे कि मैं उस नंबर को डिफाइन कर सकूं, ठीक है। 5 है तो मैं 5 फीट लिख सकूं, ठीक है। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटीज मेजर की जाती है, दो टर्म्स रहते हैं, एक होता है द नंबर, एक होती है यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या है, यूनिट को समझते एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ो, इजीली समझ में आए। यूनिट्स प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज वे टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट्स एंड एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो 5 फीट में लिखा हूं ना, ये कहीं पे भी वैलिड होगा। मैं अगर किसी को भी बोलूंगा दैट बॉयज हाइट इज 5 फीट, देन ही विल अंडरस्टैंड, अच्छा इसकी हाइट की बात हो रही है, ठीक है, हाइट की बात हो रही है, समझ में आएगी। अब देखो ये जो यूनिट्स है ना, ये यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में लिखे जा सकते हैं। तो बेसिक हमारे पास 4 ऑर्डर्स है, या फिर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम बोल सकते हैं, 4 सिस्टम है, सिस्टम में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फीट लिखा, तो मैं इसे सेंटीमीटर में भी बता सकता था, मीटर में भी बता सकता था, है ना। तो यहां पे फीट लिखा, तो ये फीट मतलब इसकी एक अलग सिस्टम है। तो देखो वो 4 सिस्टम जो है ना, पहला है एक FPS, दैट इज फुट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम, ठीक है, फुट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम, ठीक है। तो जो भी सिस्टम है ना, उसके जो बेसिक्स है वो क्या है, मास, लेंथ एंड टाइम। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज को ही हर एक सिस्टम में अलग अलग नाम से नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे कि FPS सिस्टम में जो मास की यूनिट है वो क्या है, पाउंड है, ठीक है। जो लेंथ की यूनिट है वो क्या है, फुट है या फीट है। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड है। वैसे अगर CGS में देखते, CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, मास की यूनिट है ग्राम में, और टाइम की यूनिट सेकेंड में। सिमिलरली SI यूनिट आता है। अब SI यूनिट क्या है, तो देखो हर एक जगह पे FPS, CGS, MKS यूनिट यूज हो सकती है, बट कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड, जो सब उसको एक्सेप्ट कर सके उसी पर्टिकुलर यूनिट में,
ठीक है, उसी पर्टिकुलर यूनिट में पूरा दुनिया उसे एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो उस यूनिट को हम कहते हैं क्या, एसआई यूनिट, दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली है एमकेएस यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके, अब देखो ये जो एरो आप देख सक रहे हो ना, डबल वे एरो। ठीक है, ये एरो क्या बताता है ना कि कोई भी, चाहे फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट एफपीएस सिस्टम में हुआ हो, सीजीएस में हुआ हो, या एसआई यूनिट में हुआ हो, एमकेएस में हुआ हो, कोई भी, लेकिन हम हमेशा किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज आपके पास 1000 ग्राम, आपके पास 1000 ग्राम क्या है, आलू है, समझ लेते हैं आलू। ठीक है, तो 1000 ग्राम अगर आ गया है तो ये कौन से यूनिट में हो गया, ये हो गया भैया सीजीएस यूनिट में, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला। तो 1000 ग्राम आ गया सीजीएस यूनिट में। अभी आपको इसे चाहिए क्या, किस में चाहिए, आपको सपोज चाहिए इसको एसआई यूनिट में। तो आप क्या करोगे, सर ग्राम को, ये मास की यूनिट है ग्राम, ग्राम को हमें चेंज करना है किलोग्राम में। तो 1000 ग्राम यानी कि 1 kg। तो ये अगर देखा जाए, ये जो यूनिट है पहले ग्राम थी, अब हमने लिखा kg, और नंबर में भी कुछ चेंज हुआ, जो 1000 ग्राम था वो 1 kg हुआ। तो ये हमने क्या किया, बेसिकली हमने सीजीएस सिस्टम से हमने एमकेएस या फिर एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया है। तो कन्वर्जन इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज पॉसिबल। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो फिजिकल क्वांटिटीज हमने समझा, यूनिट हमने समझ लिया है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी के ना 2 टाइप होते हैं। कैसे, वो मैं बता रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी होती है, लेकिन उनको ना हम कैटेगराइज करते हैं किसी 2 टाइप में। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब कि जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब जो किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियरली समझाता हूं। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज एंड कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब आप बताओ कि ये जो मास में लिख रहा हूं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं एरिया। ठीक है, और एक लिखता हूं लेंथ। ठीक है, अब इन तीनों में से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? सही बोला आपने कि मास और लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसे? देखो मास को हम मास ही लिखेंगे, मास को हम किसी और टर्म्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, या लेंथ को हम किसी और फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं लिख सकते। लेकिन एरिया को, एरिया एक्चुअली होती क्या है? ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ भी क्या है, एक लेंथ ही है ना। तो सपोज करते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ है और इसकी ये ब्रेथ है, तो दोनों ही हम लेंथ में ही मेजर करेंगे। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, सपोज करते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट इक्वल है, या फिर यूनिट जो है वो लेंथ की ही यूनिट है। तो हम एरिया को लेंथ के टर्म में डिटरमाइन कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दोज आर लेंथ। तो एरिया को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखा है, बट वही अगर लेंथ को हम किसी और दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एरिया क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है,
फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है और इसके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में ना ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनसे सारे के सारे क्वांटिटीज डिफाइंड हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम इंटरेस्टिंग सी चीजें शुरू करने वाले हैं। तो देखो, ये हो गई बात मास लेंथ की। एक और छोटा सा ना आपको एनालॉजी दे देता हूं, इजीली समझ जाओगे। देखो, जो बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, जो लाइक क्लास 11th में गए हो, जिसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो भी आप सीख जाओगे। कैसे? देखो, हम बचपन में हम क्या पढ़ते थे? अल्फाबेट्स पढ़ते थे, ABCDEFG। ठीक है, और फिर हमने धीरे धीरे क्या सीखा? हमने वर्ड सीखे, वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखा, सेंटेंस से पैराग्राफ, और फिर आप 3-4 पेज के ऐसे लिखते हो जो एग्जाम में फिर 5 नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीखा है। लेकिन अगर आप देखो कि एक वर्ड में वही 26 लेटर ही यूज हो रहे, है ना? 26 लेटर जो ए से जेड तक आपने पढ़ा, वही 26 लेटर को यूज करके आप 2-2, 3-3 पेज का ऐसे पैराग्राफ लिख देते हो। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ उस 26 लेटर जैसे ही है, जिसे ए को हम किसी दूसरे टर्म्स में नहीं लिख सकते, है ना? A इज ए, B इज B ओनली, राइट? अगर एप्पल हम लिखते हैं तो हमने यहां पे अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज किए, जैसे कि A यूज किया, P यूज किया 2 बार, L और E यूज किए। ठीक है, तो वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, इससे हम बहुत सारे अदर क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ड्स को और सेंटेंस को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, आई होप इससे तो पूरा फंडामेंटल क्वांटिटीज आपका क्या है, क्यों है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम, ये रहा आपके सामने। तो ये वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिससे पूरा का पूरा हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डिफाइन हो सकता है, और साथ ही साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है। देखो, अभी पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझते। लेंथ, मास इसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है क्या? मीटर, इसका सिंबल m आ गया। तो देखो, यहां पे जो यूनिट्स दिया है ना, ये सारा SI सिस्टम में दिया गया है। किस में दिया गया? SI सिस्टम में। ठीक है, और क्या है? टाइम। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। केल्विन क्यों? क्योंकि SI यूनिट केल्विन है, राइट? वैसे तो हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, लेकिन केल्विन की टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? केल्विन। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल, इसका शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं MOL, और कैंडेला को CD। टेम्परेचर का तो आपको पता ही है, बाकी तो आप इंटेलिजेंट हो ही। ठीक है, तो अभी देखो सप्लीमेंट्री यूनिट कहां से आ गई? ये 2 कैसे यूनिट है? तो देखो, ये 2 यूनिट है ना, जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं एंगल को या फिर सॉलिड एंगल को, राइट? तो प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? रेडियन। डिग्री नहीं, डिग्री एक यूनिट है, बट रेडियन इज द SI यूनिट। ठीक है, और सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं किससे? स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल होती क्या है? अभी मैं बताऊंगा, कुछ देर में समझ जाओगे। तो देखो, रेडियन को जैसे यूज करते हैं ना, या फिर आप एंगल को मेजर करो, तो यहां से यहां तक वाली एंगल, इसे ना तो हम लेंथ से मेजर कर सकते हैं, राइट? कि यहां से यहां तक ये 7 सेंटीमीटर है, नहीं कर सकते, राइट? तो इसके लिए कोई अलग सा यूनिट चाहिए होगा, तो वो है ये सप्लीमेंट्री यूनिट। अच्छा, इसको सप्लीमेंट्री क्यों कहा गया है? क्योंकि ना इसकी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन क्या होता है आगे पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा क्यों डायमेंशन नहीं होती है, या फिर इनकी डायमेंशन हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज को फटाफट समझते हैं। देखो, जैसे कि हमने फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी को समझ लिया, एनालॉजी क्या लगाया था कि जो आप बचपन में ABCD पढ़ रहे हो, तो वो 26 लेटर फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो गए? जो वर्ड्स आप सीख रहे थे या फिर जो पैराग्राफ आप लिखते हो, वो सब है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं स्पीड, तो स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड को हम लिख सकते हैं क्या?
सॉरी डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, है ना। स्पीड को हम ये लिख सकते हैं। अब ये डिस्टेंस की यूनिट क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है मीटर और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो मीटर बाय सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं। तो देखो मीटर पर सेकेंड या ये क्या होगी? मीटर किसकी यूनिट होती है? आप बोलोगे कि सर ये तो लेंथ की यूनिट होती है। सेकेंड किसकी यूनिट होती है? सर ये तो टाइम की यूनिट होती है। तो लेंथ और टाइम क्या है? हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि एबीसीडी है ये, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड जो स्पीड की यूनिट है ये इस एबीसीडी से जुड़ के बन गया क्या? स्पीड की यूनिट, ठीक है। समझ में आ गई? नहीं तो एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। देखो वर्क डन अगर मैं लिखता हूं वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो जाता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डीएस। और डीएस कॉस थीटा, यहां पे सिर्फ एस लिखता हूं मैं, एस लिखता हूं, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन, वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही नहीं। अरे फोर्स अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो लिखते हैं ना भैया, मास को लिख दिया m, एक्सीलरेशन को लिख दिया a, और साथ में हमारे साथ क्या है? एक डिस्टेंस है, यानी कि जो भी है डिस्प्लेसमेंट है s, ठीक है। अब फिर से आप बोलोगे कि सर एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है वो तो फंडामेंटल यूनिट है ही नहीं। अरे तो ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है तो इसे भी डिराइव कर देते हैं। मास एक्सीलरेशन क्या होती है? इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम करेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा? ये फोर्स आ गया, ठीक है। अब फिर से देखो क्या होता है, वेलोसिटी को हम डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने अगर इसी इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मास आ गया, वेलोसिटी की जगह डिस्टेंस आ गया, फिर से बाय टाइम आ गया। तो नीचे का 2 टाइम यानी कि टाइम की स्क्वायर हो गई, ठीक है। और साथ में एक और डिस्टेंस है, तो ये क्या आ जाएगा? मास की यूनिट क्या है? केजी है। एस इंटू एस यानी कि एस स्क्वायर, एस स्क्वायर की यूनिट एस क्या है? एस तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट लेंथ में होगी, तो लेंथ को हम मीटर, सॉरी डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर में होगी, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड पर जब भी आता है तो हम उसको ऊपर उठा के -2 लिख सकते हैं या फिर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होगी? वर्क डन की, ठीक है। किसकी यूनिट होगी? वर्क डन की यूनिट होगी। तो वर्क डन है एक डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। इसको हमने फिजिकल, कौन से फिजिकल क्वांटिटीज, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिफाइन किया? केजी, लेंथ, सॉरी दैट इज द मास, लेंथ और टाइम में, ठीक है। तो ये थी एबीसीडी, ये था वो पूरा पैराग्राफ या जो भी है, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे वर्क डन वाला थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो गया, वैसे फोर्स का भी आप करके देख सकते हो, एरिया का देख सकते हो, वॉल्यूम का देख सकते हो। ये सारे क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होती है उसे हम कहते हैं क्या? डिराइव्ड यूनिट। तो अब समझते हैं सॉलिड एंगल को। देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है सॉलिड एंगल में, बट अब जब हम शुरू से शुरुआत कर रहे हैं जेई सीरीज में, राइट, तो मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा कि सॉलिड एंगल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही फिजिकल सी चीज, मतलब फंडामेंटल चीज ही है जो हम रोज देखते आ रहे हैं, बट आपने कभी शायद नोटिस नहीं किया होगा, या फिर नोटिस किया होगा तो ऐसे सोचा नहीं होगा। देखो मैं बताता हूं क्या होती है। जब आप फॉर एन एग्जाम्पल आपके घर पे एक तरबूज आया, तो तरबूज को आपने ऐसे स्क्वायर शेप में काटा, ठीक है, बीच से ना काट के आपने क्या किया? एक स्क्वायर शेप में काटा। तो अब जब उस तरबूज से एक टुकड़ा निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, वो टुकड़ा पिरामिड जैसा, ठीक है, ये दिखेगा टुकड़ा। तो ये जो अंदर का एक एंगल है ना, 3D वाला जो एंगल बन रहा है, इसका शेप कैसे बन रही है? देखो इस पे मैं आऊंगा, ये एग्जांपल में मैं बाद में आऊंगा। इसकी शेप कैसे बन रही है? कुछ इस टाइप से बन रही है शेप, है ना,
3D वाला फिगर इमेजिन करो, ठीक है। तो ये जो अंदर का ये एंगल है इसे ही कहते हैं क्या, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जैसे ये अर्थ है हमारी, अर्थ का अगर मैं हिस्सा निकालता हूं तो ये तो आप बचपन में पढ़े होंगे, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये होता है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो घूम रहा है देखो एकदम एंगल जैसा बन रहा है ना, अंदर का हिस्सा कोन का, पिरामिड का, वही कहते हैं क्या, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को किस में मेजर करते हैं, यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है, स्टेरेडियन होती है, एस आर, कैपिटल एस स्मॉल आर, ठीक है। सॉलिड एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं, देखो सॉलिड एंगल को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या फिर उसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं एज डी ओमेगा, राइट, डी ओमेगा से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। सॉलिड एंगल बहुत ही छोटी होती, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे एक वही स्फेयर हमने कंसीडर किया है, स्फेयर का एक सरफेस एरिया अगर मैं काट के निकालूं तो मुझे ये कुछ ऐसा पीस मिलेगा, ठीक है। तो इस पीस का ये एंगल जो है यही सॉलिड एंगल है, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू एस बाय आर स्क्वायर, वेयर एस क्या है, एस इज द, जो टुकड़ा हमने काटा है ना उसका सरफेस एरिया है, राइट। यहां पे एस क्या हो जाएगा, ये वाली सरफेस एरिया, यहां पे एस क्या हो जाएगी, ये जो टुकड़ा है ना इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो वो सरफेस एरिया, आर क्या है, आर है रेडियस, राइट, पॉइंट से जस्ट सरफेस एरिया तक का जो डिस्टेंस है, जो ये लाइन है ये है आर, रेडियस। सो डी ओमेगा इक्वल्स टू एस बाय आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। देखो अगर फिर से समझ में नहीं आया या फिर आप पहली बार सॉलिड एंगल पढ़ रहे हो ऑब्वियसली, तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। क्या एग्जांपल देंगे, आपके पास केक आ गया एक, ठीक है, केक आपके पास आ गया बड़ा सा, ठीक है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जो भी, ठीक है। तो आपने यहां से क्या किया, 2 कट लगाए केक में, कुछ ऐसा, और एक कट लगाया ऐसा। तो आपके पास पेस्ट्री वाला जो टुकड़ा आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा, है ना, कुछ इस टाइप का। तो यही वाली एंगल है क्या, सॉलिड एंगल है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो तरबूज काट के देखना, ठीक है। आई होप वो क्लियर हो जाएगा। डायमेंशंस, राइट, यूनिट्स हमने पढ़ लिया, अब आती है बात डायमेंशन की। तो डायमेंशन क्या है, राइट, कोई भी सपोज करते ही कोई एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अब वो डिराइव्ड क्वांटिटी है मतलब किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। तो मैंने बोला कि सपोज आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो लेंथ पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है, दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, लेंथ और टाइम, तो ये इन दोनों पे डिपेंड करती है। तो बस इतना कहने से आप उसकी यूनिट नहीं निकाल पाओगे, है ना। क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कैसे डिपेंड करती है। डायरेक्टली डिपेंडेंस है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंस है, स्क्वायर पे डिपेंडेंस है या फिर क्यूब पे डिपेंडेंस है, ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। तो वही डिपेंडेंसी जो उसकी पावर को डिफाइन करती है, उस फंडामेंटल क्वांटिटीज कि कितनी पावर ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, वही पावर, वही एक्सपोनेंट्स को हम कहते हैं क्या, डायमेंशन, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने पहला ही एग्जांपल दिया, फिर से एक बार बताता हूं कि जैसे कि आपके पास वेलोसिटी है, मैं क्या कहा आपको, सपोज वेलोसिटी की यूनिट पता नहीं है, मैं बोल दिया कि आपको कि ये वेलोसिटी जो है ना लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड करती है, लेकिन ये नहीं बता रहा हूं कि कैसे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम हो गई। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या है, डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस है क्या, एक्चुअली लेंथ ही है, लेंथ की यूनिट यानी कि मीटर, तो मीटर आपने लिखा। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड आपने लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए हम इसे मीटर पर सेकंड लिखते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ms-1, क्योंकि सेकंड जो है ये अगर ऊपर जाएगा तो s सेकंड टू द पावर -1 हो जाता है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इससे क्या पता चला कि ये मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, ठीक है। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रही है, लीनियरली डिपेंड कर रही है, मतलब इसकी पावर 1 है। और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है, तो टाइम की पावर है -1, ठीक है। तो इससे हमें
है ना। तो देखो टाइम टू द पावर आ गया क्या, -1। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि लेंथ पे जो है वो पावर 1 पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे जो है वो पावर -1 पे डिपेंड कर रही है। तो यही हमें ये जो पावर है यही बताता है कौन, डायमेंशन, है ना, डायमेंशन बताता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है ना, अगर डायमेंशनली उसे देखें, मतलब डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायमेंशन के अगर कैटेगरी से उसे डिवाइड करें तो दो टाइप के बनती है। एक क्या है, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन होती है, और एक होता है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी डायमेंशन नहीं होती है, बस इसकी यूनिट रह सकती है बट डायमेंशन नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ऐसे क्या है, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या, फिर दो टाइप के आ जाएगा, एक डायमेंशनल कांस्टेंट, एक डायमेंशनल वेरिएबल। राइट, डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब जिसकी यूनिट है, डायमेंशन है बट वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल कैपिटल जी, राइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, डायमेंशनल वेरिएबल मतलब वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इसकी यूनिट्स है, डायमेंशन है बट ये वेरिएबल है, वेरी करता है। बट एक्सीलरेशन, सॉरी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, धीरे धीरे आप पढ़ोगे इस सब के बारे में, बोल्ट्जमैन को। अब आते हैं डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, जिसकी डायमेंशन नहीं है बट वो कांस्टेंट है। राइट, क्या होगी ऐसी, ऐसा कौन सी चीज है जो जिसकी डायमेंशन नहीं है जो कांस्टेंट है, नंबर्स, है ना, 2 3 4 0 1 2, ये सारे क्या है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल जिसकी डायमेंशन नहीं है बट ये वेरी करता है, तो इसमें आ जाता है क्या, रेडियन स्टेरेडियन, रेडियन स्टेरेडियन। राइट, ये वेरिएबल है, एंगल तो हमें पता है कि एंगल चेंज होती है किसी भी चीज की। ठीक है, किसी भी चीज की क्या मेजर कर सकते हैं एंगल की चेंज को, बट इसकी डायमेंशन नहीं होती है बट यूनिट है। ठीक है, तो डायमेंशन लेस वेरिएबल हो गया। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायमेंशन कि उसकी डायमेंशन है या नहीं, उसे हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को समझा था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसके 7 अलग अलग यूनिट्स है, और उसी 7 फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके हम कोई भी एक डिराइव क्वांटिटी या फिर कोई भी क्वांटिटीज के यूनिट्स हम निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन में भी कुछ ऐसा है। तो 7 ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन है जिससे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को बता सकते हैं। ठीक है, तो वो 7 क्या क्या है देख लो। लेंथ की डायमेंशन होगी क्या, लेंथ की डायमेंशन होगी L, कैपिटल L। ठीक है, तो एक चीज है कि डायमेंशन को जब भी लिखना है ना, हमेशा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और जो भी मास, लेंथ, टाइम जो भी रहेगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, ये डायमेंशन है। तो देखो लेंथ की क्या डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल L, ऑब्वियसली स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। मास की डायमेंशन है कैपिटल M। ठीक है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T, टेम्परेचर की कैपिटल A, करंट की एम्पियर कैपिटल A, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, और क्या आ गया, मोल की आ गई MOL। बस यही है एक जो स्मॉल MOL हम लिखते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन था। ओके, कोई बात नहीं। अब देखो फंडामेंटल्स हमने समझ लिए है, फंडामेंटल्स डायमेंशन, फंडामेंटल्स यूनिट के डायमेंशन क्या होते हैं। अभी कोई भी एक क्वांटिटी आ गई उसके हम डिराइव्ड जस्ट इन 7 को यूज करके हम निकाल सकते हैं। कैसे, उसे समझते हैं। देखो अब जो हमारे पास है ना, ये डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज का एक एग्जांपल है। वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड या ms टू द पावर -1 ये लिख सकते हैं। इसकी डायमेंशन लिखी गई है LT-1। कैसे लिख दिया गया, देखो फिर से, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस लिखा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कैसे लिखते हैं हम, लेंथ में लिखते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर है, यानी कि ये लेंथ है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, सिर्फ कैपिटल L।
और टाइम की डायमेंशन क्या हो गई, कैपिटल टी। तो एल बाई टी यानी कि इसे हम लिख सकते एल टी -1। तो इसीलिए वेलोसिटी की डायमेंशन क्या लिखी गई है, एल टी -1। तो आई होप कि एक्सीलरेशन का भी आपको पता चल जाएगा कि ऐसे लिखना है, ठीक है। और क्या है, फोर्स है। फोर्स की हम एसआई यूनिट यूज करते हैं न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, डायमेंशन में। इसकी डायमेंशन क्या होती है, MLT -2, ठीक है, MLT -2। चलो फोर्स का मैं फिर से करके बताता हूं क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, राइट। बहुत इजी सवाल है, जेई में क्वेश्चन आ गया ना ये, तो आपको आंख बंद करके टिक मारनी है, क्योंकि आपको पता है कि मैं सही करूंगा, है ना। तो उसे समझो कि कैसे सही ही कर लूंगा वाला कॉन्फिडेंस आएगा। फोर्स को समझो, फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास मैंने लिख दिया यहां पे, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास की डायमेंशन क्या है, मास की डायमेंशन है कैपिटल M है सर। एक्सीलरेशन की डायमेंशन सर अभी अभी तो बताया आपने कि LT -2 होती है, LT -2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई, बस ऐसे लिख देना है MLT -2। अच्छा, ML मतलब m⁻1 है, l⁻1 है, यहां पे L है मतलब l⁻1 है, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 बाई टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड मतलब 1 बाई टाइम। इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी फंडामेंटल यूनिट सर आप बोलोगे 1 बाई टी, मतलब कि T⁻⁻1, ठीक है। ये हो गया T⁻⁻1 किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी की। अलग से मैं बना देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो गई क्या, T⁻⁻1। बट यही T⁻⁻1 को ना हम जनरली स्टैंडर्ड वे में ऐसे लिखते हैं, कैसे, m0 l0 T⁻⁻1। तो कभी भी m0 l0 t0 इस टाइप का कुछ आपको दिख गया (0) मतलब ये समझना है ना कि वो फिजिकल क्वांटिटी मास पे, मतलब जिस भी यूनिट, जिस भी डायमेंशन की (0) है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी का क्या समझ सकते हैं कि ये मास (0) है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, बस टाइम पे डिपेंड करता है, (⁻1), ठीक है। समझ में आ गई बात। देखो फोर्स का हमने जाना, फ्रीक्वेंसी की जानी, वेलोसिटी की जानी, एक्सीलरेशन का जाना, वैसे पावर का दिया हुआ है ml² T⁻³ प्रेशर का दिया है, डेंसिटी का दिया है। और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है जिसका डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी ही सेम हो जाएगी, जैसे कि प्रेशर और स्ट्रेस, ठीक है। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की डायमेंशन क्या है, ml-1 T⁻⁻2, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रेशर क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हम जानते हैं। स्ट्रेस क्या है ये हम बाद में समझेंगे। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, बट दिस इज द इंटरनल फोर्स, जो अंदर से फोर्स आ रही है किसी भी बॉडी के। तो ये जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे ना, उसमें हम समझेंगे अच्छे से। देखो एनर्जी और वर्क की क्या है, सेम है डायमेंशन, बट एनर्जी और वर्क क्या सेम है फिजिकल क्वांटिटी, नहीं है, है ना। तो फिजिकल 2-3 फिजिकल ऐसे क्वांटिटी हो सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो, यूनिट भी सेम हो, बट वो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये था 2-3 एग्जांपल्स, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो ये वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वर्क हो गया, इनकी ना डायमेंशन आप मुंह जबानी याद रख लो, क्योंकि बाद में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ये जो टेबल है बेसिक इसमें दिए गए हैं, इस टेबल को आप याद रख लो कि इसकी लाइक वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क डन, पावर, इसकी डायमेंशन क्या क्या होती है। तो डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहां पे ये जरूरी होगी डायमेंशनल एनालिसिस का।
देखो तो पहला एप्लीकेशन जो आता है ना कि चेकिंग इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है, और चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। होमोजेनिटी प्रिंसिपल यहां पे हम सीखेंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि दुनिया में जो भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, उसे हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा। मतलब इक्वल टू के इस तरफ जो डायमेंशन होगा, इक्वल टू के उस तरफ भी सेम डायमेंशन होगा, तभी जाके वो एक वैलिड इक्वेशन बन पाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, राइट? चाहे वो कोई भी इक्वेशन हो, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर इक्वेशन ही क्यों ना हो, या फिर ऐसे एक छोटा सा भी, जैसे हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते V इक्वल्स टू U प्लस AT का, कोई भी इक्वेशन हो उसे डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो उसी पे बेस्ड एक एग्जांपल हमारे पास ये आ गया कि लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज द वेलोसिटी एंड g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट। अभी हमें क्या बताना है कि चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो ये क्या है? एनर्जी की इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ये दिया गया है, मतलब दोनों ही एनर्जी है, राइट? तो एनर्जी की जो डायमेंशन है, मतलब दोनों तरफ डायमेंशन क्या होगा? सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एनर्जी है। फाइन, ये हमें दिखाना है करेक्ट है कि नहीं। तो देखते हैं, तो इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh, ठीक है। अगर मैं LHS को लेके सॉल्व करता हूं, मतलब हाफ mv स्क्वायर, इसकी डायमेंशन निकालता हूं, तो कैसे कैसे होंगे? तो पहले तो रह गया हाफ। अब मैं हाफ के बारे में क्या बताया था? जो नंबर्स होते हैं वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं, मतलब हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, तो ठीक है, इसको नहीं लिखते। मास की डायमेंशन है m की डायमेंशन क्या है? कैपिटल M, मास की डायमेंशन। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? LT-1, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो एक स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हमें क्या आ रही है? LHS में कंसीडर किया, LHS इक्वल्स टू, इसकी डायमेंशन हमें आ रही है ml स्क्वायर t टू द पावर -2, सिंपली मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी अगर मैं RHS को कंसीडर करता हूं, RHS में क्या है? mgh, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h, ठीक है। तो मास की डायमेंशन क्या है? मास की डायमेंशन है कैपिटल M। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ड्यू टू ग्रेविटी है लेकिन है तो एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन LT-2। और हाइट क्या है? लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन हो गई कैपिटल L। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? M, यहां पे 2L है, यानी कि L स्क्वायर T-2, ml स्क्वायर T-2, ml स्क्वायर T-2, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब इक्वेशन के दोनों तरफ का डायमेंशन हो गया सेम। इसलिए हम क्या कहेंगे कि भैया ये इक्वेशन तो बिल्कुल बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये हमने एक एप्लीकेशन सीखा डायमेंशनल एनालिसिस का। दूसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन, डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में क्या रिलेशन है, इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे बेस एक एग्जांपल करते हैं ना, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। क्या है एग्जांपल? कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम कंसीडर किया गया जो ऑसिलेट कर रहा है, फाइन। अब देखते हैं कि इसकी जो पीरियड है ना, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब एंड इट डिपेंड्स ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मतलब कि अगर ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये किस किस पे चीज पे डिपेंड करता है? ये इस बॉब की जो मास है इस पे डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ है जो स्ट्रिंग की इस पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हमें इसकी डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके, डायमेंशनल मेथड को यूज करके इसकी हमें बतानी है क्या? टाइम पीरियड का फॉर्मूला, या फिर टाइम पीरियड क्या होगा।
ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब एल पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रही है, इट इज डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ द स्प्रिंग, और इट इज डिपेंडिंग ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी। समझ में आ गई बात, ये हम सारी चीजें लिख लिए। अब इस पे कैसे डिपेंड करता है ये तो हमें डायमेंशन बताएगा ना, कि इसकी पावर कितनी होनी चाहिए। तो इसकी पावर मैं सपोज करता हूं x, इसकी पावर y और इसकी पावर z। ठीक है, सपोज कर रहे हैं। अब x y z की वैल्यू अगर पता चल गई तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि कैसे डिपेंडेंस हो रहा है। +1 होगा, +2 होगा, -2 होगा, देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी डायमेंशन फिर कैसे लिख सकते हैं। डायमेंशन को, लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो है कैपिटल L, तो कैपिटल L टू द पावर x। कैपिटल M क्या है, ये मास की डायमेंशन होगी, कैपिटल M टू द पावर y। ठीक है, और क्या है g यानी कि एक्सीलरेशन, दैट इज LT-2 टू द पावर z। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और देखूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, दैट इज लेंथ टू द पावर x, और यहां पे क्या है, लेंथ टू द पावर z है, तो लेंथ टू द पावर हम x प्लस z लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। यहां पे अगर l टू द पावर z है तो ये कैसे लिख सकते, x प्लस z लिख सकते। ठीक है, मास का कैसे लिख सकते हैं वेरी, तो मास का सिर्फ y और t टू द पावर -2z। ठीक है, ये इतना दूर हमें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब हम और एक एप्लीकेशन क्या जानते हैं कि इक्वल टू के मतलब इक्वेशन तभी बन सकता है जब इक्वल टू के दोनों तरफ डायमेंशन सेम हो, मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो इसके डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, राइट। तो इससे मैं ये लिख सकता हूं इस जगह पे कि टाइम की जो डायमेंशन है वो क्या है, t, सिर्फ t है ना, t+1, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, m0 L0 t+1। इसकी जो डायमेंशन है इसके बराबर होगी, मतलब L टू द पावर x प्लस z इंटू m टू द पावर y इंटू t टू द पावर -2z। ठीक है, ऐसे लिख सकते। अब क्या करना है, बस पावर को इक्वेट करना है। देखो m टू द पावर 0 है, मतलब m इसकी यहां पे m की जो पावर है m टू द पावर 0 और यहां पे m टू द पावर y है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो इससे क्या आएगी, y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। l की पावर क्या है, 0 है, और इधर x प्लस z है, मतलब x प्लस z इक्वल्स टू 0 अगर मैं दोनों तरफ पावर को कंपेयर करता हूं। ठीक है, x प्लस z इक्वल्स टू 0, और t टू द पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 इक्वल्स टू -2z, क्योंकि इस तरफ t की पावर क्या है, -2z है, तो z क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू आ गया क्या, -1/2। ठीक है, ये मिल गया हमें z की वैल्यू, y की वैल्यू मिल चुकी है, z की वैल्यू को x की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू z की वैल्यू आ गई -1/2 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू आ गई 1/2। अब हमें समझ में आ रहा है कि लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है। लेंथ की पावर l टू द पावर x है, मतलब l टू द पावर है 1/2। ठीक है, और कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो m टू द पावर y है, मतलब मास पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मास टू द पावर 0, और क्या है, z है, z मतलब -1/2, इसका मतलब g एक्सीलरेशन टू द पावर पे -1/2 है, -1/2 यानी कि रूट अंडर लिख सकते हैं। मतलब जो टाइम पीरियड है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, रूट अंडर l टू द पावर हाफ l बाय g टू द पावर -हाफ, मतलब नीचे रूट। ठीक है, ऊपर रूट नीचे रूट। ठीक है, अब बाय कैलकुलेशन हम ये निकाल सकते t इक्वल्स टू 2 ये जो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट जो हटाते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी में है, कांस्टेंट में लाने इसको अगर इक्वल टू में लाना पड़ेगा तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2 तो 2 इंटू रूट अंडर L/G, ये होती है क्या, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का
फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला? डायमेंशन से, राइट, डायमेंशनल एनालिसिस से ये हमने डिराइव किया है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ऐसे ही डायमेंशनल एनालिसिस से ना हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का डिपेंडेंसी दिखा सकते, बट इसमें एक लिमिटेशन आती है। लिमिटेशन मतलब कि इसका एक डिसएडवांटेज हो जा रहा है। क्या? कि हमने तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता दिया, बट जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है जैसे कि 2 पाई, ये एक आएगा, ये हमें पता नहीं चला, है ना। डायमेंशनली अगर हम कर रहे तो हम इतने ही दूर तक आए, ये हमें पहले से पता था इसलिए तो पुट किया। तो इसीलिए ये एक मेजर लिमिटेशन आ जाता है कि जब भी हम डायमेंशनली किसी इक्वेशन या फिर किसी फिजिकल क्वांटिटीज का डिपेंडेंसी देखते हैं तो उसमें वो पूरी बता नहीं पाता है। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी किसी डायमेंशन लेस कांस्टेंट पे डिपेंड करता होगा तो ये हम इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, बाकी इक्वेशन कैसे करेक्ट होगा दोनों तरफ वो हम देख सकते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, और ये हम देख सकते हैं। तो जो तीसरी एप्लीकेशन है ना डायमेंशनल एनालिसिस की, वो क्या कहती है? टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। राइट, कैसे? देखो यूनिट्स, राइट, यूनिट क्या होती है? पहले तो हम देखिए, कभी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो एक नंबर होता है, एक यूनिट होता है। ठीक है, अगर आपको इस यूनिट को, ये सपोज कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, राइट, सपोज कर लेते हैं कि ये U1 है, तो इसको अगर आपको सपोज कि U2 वाले कोई सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना हुआ तो आप इसे नंबर में भी कुछ एक चेंज आएगा और एक यूनिट में भी कुछ एक चेंज आ जाएगा, बट दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे कि हम 1000 ग्राम को पहले ही, हम जब ये वीडियो स्टार्टिंग हुई थी तब हमने कहा था कि 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg हो रहा है। तो अब आपको समझ में आया, देखो 1000 ग्राम जो है वो पहले वाली यूनिट है, kg जो है वो नई वाली यूनिट है, और नंबर भी कैसे 1000 से 1 हो गया। तो दोनों एक्चुअल में तो है सेम क्वांटिटी, लेकिन इसकी यूनिट्स जो है ऐसे हम चेंज कर सकते। तो कैसे चेंज कर सकते? डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके। फिर से देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से ही एक्चुअली पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। एग्जाम्पल से, क्वेश्चंस करने से, न्यूमेरिकल्स करने से चेक करते। देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन, एंड द डेंसिटी ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 13600 kg per meter cube। ठीक है, बी चोजन as fundamental units, then find its mass, length and time। right, find its mass, length and time। हमारे पास क्या दिया गया है? वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? L(t-1)। ठीक है, और वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया गया है? वो दिया गया है 3 into 10⁸। फाइन, क्या दिया गया है? और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी गई है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी गई है। इसकी क्या होती है डायमेंशन? एक्सीलरेशन है तो LT-2, LT-2 आ गया। फाइन, अब देखो इसकी वैल्यू भी दी गई है हमें, क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, मतलब वेलोसिटी बाय एक्सीलरेशन अगर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे अगर डायमेंशन इसकी देखे तो LT-1 बाय LT-2, तो इससे यहां पे भी डिवीजन होगा, 3 into 10⁸ बाय 9.8। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो ये -2 ऊपर गया तो हो गया +2, और L विल कैंसिल आउट, +2 - 1 से बचेगा 1, मतलब ये आ गई टाइम की। ठीक है, T⁻⁻1 और यहां पे T⁻⁻2 ऊपर गया तो सिर्फ T बचेगा, T⁻1, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 into 10⁸ बाई 9.8। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा, 3.061 into 10⁻7।
ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना था, देखो टाइम, मास और लेंथ निकालना, तो हमने टाइम निकाल दिया, टाइम की वैल्यू होगी 3.061 इंटू 10⁻7। अब हम क्या निकालेंगे, लेंथ को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो वेलोसिटी वाली इक्वेशन में क्या है, L इंटू t⁻⁻1 है, वो 3 इंटू 10⁸ है। तो लेंथ के लिए हम कैसे करेंगे, वेलोसिटी वाले जो डायमेंशन है उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 3 इंटू 10⁸ है। अभी हमें t की वैल्यू पता है ना, तो L क्या हो जाएगा, t की जो वैल्यू आ गई 3.061 इंटू 10⁻7, राइट, टू दी पावर -1 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू 3 इंटू 3.061 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁸, मतलब 10 हो गया 15, राइट। और यहां पे अच्छा ये कैसे हुआ, देखो ये -1 था, है ना, -1 था, टू दी पावर -1 उस तरफ जाएगा तो टू दी पावर +1 हो जाएगा, तो बस +1 होगा, मतलब सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9.991 इंटू 10⁻15, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो लेंथ की भी हमें वैल्यू पता चल गई कि लेंथ की क्या होगी 9.91 इंटू 10⁻15, और टाइम की क्या होगी 3.061 इंटू 10⁻7 होगी। अब हमें क्या निकालना है, मास का निकालना है। अभी हम मास का कैसे निकालेंगे, राइट, मास का कैसे निकालेंगे, तो देखो एक चीज हम भूल रहे थे कि यहां पे जो हमारे क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जो डायमेंशन होगी उसे हम कैसे लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, लेंथ की क्यूब, L³ ही तो होती है वॉल्यूम, तो L⁻³ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास कितनी दी गई है, 13600 kg/m³, तो 1360। अब क्या करना है, यहां पे मास की यूनिट, मास हमें निकालना है, तो मास और लेंथ हमारे पास क्या दिया गया है, लेंथ हमारे पास क्या है 9.91 इंटू 10⁻15, तो यहां पे लेंथ की टू दी पावर -3 करके पुट करो और फिर इससे मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, 13600 इंटू L³, ठीक है, L³ के जगह पे ये वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वही मास में आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व जरूर करना है इसको, है ना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते है ना। जेईई में इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। देख लो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है इस वीडियो में, उसमें से जेईई में क्वेश्चन आने लायक ये एक है, ठीक है, जहां पे आपको यूनिट्स को चेंज करने के लिए बोला जाए कि फंडामेंटल यूनिट्स ये दी गई है, आपको मास लेंथ की बतानी है कि उस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब हम मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, हम इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, राइट। वेबसाइट में भी जो डीपीपीज होंगे, अपलोड होंगे, जब मास प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस कर लेंगे तो इस पे बेस्ड कुछ सवाल होंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस पे अभी तक जो पढ़ा है जेईई में, इस पे इससे क्वेश्चन आते हैं। और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज वाला जो हम देख रहे थे ना कि इसकी क्या होगी, लाइक डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो इतना सिंपल तो नहीं पूछता है, थोड़ा टफ वाला जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनके डायमेंशन को पूछा जाता है। ठीक है, तो तैयार रहना है कि इसमें से ये स्कोरिंग चैप्टर है ना, और इससे सवाल आते हैं, स्कोर भी अच्छे से कर पाते हैं हम। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट में हमने ये जाना कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती है, डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस को समझा। अगले जो पार्ट हम लेके आ रहे हैं, यूनिट्स और मेजरमेंट के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, उसमें हम एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझेंगे अच्छी तरीके से। साथ ही साथ मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल थिंग्स भी बताऊंगा, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज को कैसे यूज करते हैं, या फिर लीस्ट काउंट वगैरह क्या होती है। ठीक है, तो बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।